वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वसीयत का कॉन्सेप्ट अंडर मुस्लिम लॉ और हम देखेंगे शिया लॉ और सुन्नी लॉ में क्या फ़र्क है और इस फ़र्क को हम समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ जो कि इस वीडियो के एंड में हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वसीयत क्या है? वसीयत, जिसे हम विल भी कहते हैं, इज अ डिवाइस और एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी मेक्स अ डिस्पोजिशन that is to take effect after his death, which by its very nature is revocable। तो विल इंसान बनाता है इसलिए ताकि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिस्पोज होगी, कितना किसे शेयर मिलेगा, इसलिए वो विल बनाता है। तो यहाँ हमेशा ये आफ्टर डेथ ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, उससे पहले उसका राइट ओनर के पास ही होता है और ये रिवोकेबल है। ओनर जब चाहे इसे रिवोक कर सकता है। टिल ही इज़ alive, he is the owner of the property empowered to exercise full control over it। तो यहाँ जब तक प्रॉपर्टी ओनर के पास है वो प्रॉपर्टी उसी की रहेगी। वसीयत वो कितनी भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं है एक वसीयत बन गई और वो रिवोक नहीं हो सकती, वो किसी भी टाइम रिवोक हो सकती है। इट कैन बी रिवोक बाय अ फॉर्मल कैंसिलेशन और डिस्ट्रक्शन और कैन बी ऑटोमेटिकली रिवोक बाय द टेस्टेटर एग्जीक्यूटिंग अनदर विल ऑफ द सेम प्रॉपर्टी। रिवोक करने के लिए क्या जरूरी है? या तो वो एक फॉर्मल कैंसिलेशन, वो विल को ही कैंसिल करा दे। ए ने एक विल एग्जीक्यूट की है और एक प्रॉपर्टी उसने सी के नाम की है, तो इसको रिवोक करने के कई तरीके हैं। ए, अगर वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे, मतलब कि अब वो सेम प्रॉपर्टी बी के नाम पर एक विल एग्जीक्यूट कर रहा है या बी को वो गिफ्ट में दे रहा है, तो ये वाली विल जो सी को दी के नाम पे की थी वो रिवोक हो जाएगी। या फिर ए ने विल में लिखा था कि वो बी को 5 लाख रुपीस दे रहा है, लेकिन अगर ए वही 5 लाख रुपीस से कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो ये वाली विल रिवोक हो जाएगी। यहाँ पर टेस्टेटर ही ओनर है प्रॉपर्टी का, तो किसी भी टाइम पर रिवोक करा सकता है। वो फॉर्मली रिवोक करा सकता है या फिर वो किसी और पर्सन के नाम पे वो विल कर सकता है। अब ए ने बी के नाम पर एक विल की, एक प्रॉपर्टी दी और वो सेम प्रॉपर्टी ए ने डी को बेच दी, मतलब सेल एग्रीमेंट के थ्रू, तो ये पहले वाली विल रिवोक हो जाएगी और बी का इस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होगा। अ टेस्टेटर कैन नॉट मेक अ विल ऑफ मोर देन 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर टेस्टेटर 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है, क्योंकि वसीयत भी एक स्ट्रेंजर के नाम पर ही की जाती है नॉर्मली। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किस सिचुएशन में एक ईयर को दी जा सकती है वो प्रॉपर्टी इन अ विल, तो वो अभी हम आगे देखेंगे। और 1/3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी विल में नहीं दी जाती है नॉर्मली, लेकिन एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई मुस्लिम अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर करता है या फिर वो रजिस्टर करा रहा है, तो उस पर फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं होता है। अब मुस्लिम either by getting married under special marriage act or getting his marriage registered under this act can acquire full freedom to dispose of his property with the help of a will in favor of anyone at his pleasure। तो यहाँ पर्सनल लॉ अप्लाई नहीं होगा अगर उसने अपनी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर की है या फिर रजिस्टर कराई है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। एक कपल है, उनकी शादी 1980 में हुई थी और अब 40 साल बाद 2020 में वो रजिस्टर कराते हैं, मतलब कि 40 इयर्स लेटर वो रजिस्टर करा रहे हैं। तो भी अगर उन्होंने स्पेशल मैरिज के अंदर रजिस्टर करा ली है तो उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा और ये 1/3 का जो कैप लगा है विल के ऊपर वो हट जाएगा। अब वो अपनी सारी प्रॉपर्टी चाहे तो किसी के भी फेवर में वो दे सकते हैं। तो 1/3 का कैप इसलिए लगा है ताकि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू ही
नॉर्मली प्रॉपर्टी डिस्पोज हो, मतलब जिस इंसान की प्रॉपर्टी है अगर उसके हेयर्स हैं तो उन हेयर्स का शेयर इफेक्ट ना हो, सिर्फ उतनी ही प्रॉपर्टी किसी एक स्ट्रेंजर को दी जा सकती है। ऐसा नहीं हो कि सारी ही प्रॉपर्टी एक स्ट्रेंजर को दे दे और हेयर्स के हाथ में कुछ आए ही ना। इसके 2 एक्सेप्शंस हैं जहां पर 1/3 रूल अप्लाई नहीं होता। पहला, टेस्टेटर डज नॉट हैव एनी हेयर। 1/3 का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि उसके पास कोई हेयर है ही नहीं, तो वो जितनी चाहे प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकता है। और दूसरा, वेयर द हेयर देमसेल्फ कंसेंट टू द बिगेस्ट इन एक्सेस ऑफ द 1/3। तो यहाँ पर जो हेयर्स हैं वो खुद ही कंसेंट दे रहे हैं। अ विल अंडर मुस्लिम लॉ कैन बी ओरल और रिटन। तो मुस्लिम लॉ के अंदर एक विल जो है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। इफ़ इट इज़ इन राइटिंग इट नीड नॉट बी साइन। और अगर वो राइटिंग में है तो ज़रूरी नहीं उस पर साइन किए जाए। इट डज़ नॉट रिक्वायर अटेस्टेशन। अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब विटनेसेस के भी साइन नहीं चाहिए। एंड इफ़ इट इज़ अटेस्टेड देयर इज़ नो नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड। और अगर अटेस्ट किया भी जा चुका है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे रजिस्टर कराया जाए। तो नॉर्मल एक लेटर पे लिख देना तो वो भी एक विल ही की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर ओरल है तो ओरल में जो लेगेटी है उसे ये क्लियर करना होगा कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे टेस्टेटर के। तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ वैलिड विल क्या है? पहला, कॉम्पिटेंसी ऑफ टेस्टेटर। तो कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए एक टेस्टेटर की? अ मुस्लिम। सबसे पहले वो मुस्लिम होना चाहिए, तभी वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होगा। दूसरा, साउंड माइंड हो, कि उसे पता होना चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ क्या कर रहा है और वो ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहा है अपने मरने के बाद। तीसरा, वो मेजर होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉर्मली मुस्लिम पर्सनल लॉ में मेजॉरिटी की एज 15 मानी जाती है, एज ऑफ प्यूबर्टी। लेकिन जहाँ पर भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें आती है वहाँ पर एज इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से ही गवर्न होती है, मतलब कि 18 या 21। 18 नॉर्मल केसेस में और 21 उन केसेस में जहाँ पर एक गार्जियन अपॉइंट किया गया है। दूसरा है कॉम्पिटेंसी ऑफ लीगेटी। तो लीगेटी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तो विल एक अनबॉर्न के फेवर में नहीं दिया जा सकता, वो वॉइड होगा। शुड नॉट बी अगेंस्ट इस्लाम। तो जिसको दिया जा रहा है तो लीगेटी जो है वो इस्लाम मुस्लिम बिलीफ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें हम ले सकते हैं कि अगर कोई पर्सन ए है जो कि बाय बर्थ मुस्लिम था और उसने अब कन्वर्ट कर लिया है, कन्वर्ट किसी भी मतलब हिंदू रिलीजन, क्रिश्चियन, जो भी है उसने कन्वर्ट कर लिया है, इस्लामिक बिलीफ के अगेंस्ट चला गया, तो उस पर्सन के फेवर में विल नहीं दिया जा सकता। तीसरा, वैलिड सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिकॉज। जो सब्जेक्ट मैटर आप विल में लिख रहे हो तो वो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए मरने से पहले। तो यहाँ पे लिखा मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो मान लेते हैं इस इंसान ने 50 इयर्स की एज में एक विल एग्जीक्यूट की है अपने फ्रेंड जेड के फेवर में, और उसमें लिखा है कि वो एक्स प्रॉपर्टी खरीदेगा जो कि जेड को मिलेगी। तो एक्स प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, लेकिन अगर ये पर्सन 55 इयर्स की एज में मर रहा है तो इसके पास, अगर इसने एक्स प्रॉपर्टी खरीद ली है और विल को रिवोक नहीं किया है, क्योंकि रिवोक किसी भी मोमेंट पे किया जा सकता है, और अगर इसने प्रॉपर्टी खरीद ली है एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, मतलब उसके डेथ के टाइम पे वो प्रॉपर्टी उसने खरीद ली है, तो वो एक्स प्रॉपर्टी जेड को मिल जाएगी। लेकिन अगर 55 इयर्स की एज में वो एक्स प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाया, ऐसा नहीं है कि इस इंसान के एसेट्स में से मतलब पैसे लिए जाएं और उस पैसे से वो एक्स प्रॉपर्टी खरीद के जेड को दी जाए, ये नहीं होगा। अगर खरीद ली है तो मिल जाएगा जेड को, अगर टेस्टेटर ने वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो जेड को भी नहीं मिलेगा, वो
रिवोक हो जाएगा, मतलब वो इनवैलिड हो जाएगा विल, उस विल की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर जेड क्लेम नहीं कर सकता है इस बंदे के हेयर से कि विल में लिखा था कि मुझे एक्स प्रॉपर्टी मिलेगी, अब तुम लोग मुझे एक्स प्रॉपर्टी खरीद कर दो, तो ये नहीं होगा। फोर्थ है बिक्वेस्ट टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट्स, तो 1/3 प्रॉपर्टी ही दी जा सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ 1/3 से भी ज़्यादा दी जा सकती है कि हेयर्स का परमिशन ले लें, कंसेंट ले लें, और या फिर हेयर ही ना हो। तो इन दोनों केसेस में 1/3 से ज़्यादा दी जा सकती थी, लेकिन नॉर्मल लिमिट, परमिसिबल लिमिट 1/3 ही है। तो सुन्नी लॉ और शिया लॉ में काफ़ी फ़र्क है। जैसे पहला फ़र्क क्या है, एक अनबॉर्न के फेवर में, मतलब एक अनबॉर्न जो कि पैदा हुआ ही नहीं उसके फेवर में तो वॉइड होगा दोनों ही केसेस में। इन फेवर ऑफ अनबॉर्न इफ इट इज बॉर्न विद इन 6 मंथ, सुन्नी लॉ में अगर वो 6 मंथ विद इन 6 मंथ बॉर्न हो रहा है तो ये वैलिड है। लेकिन शिया लॉ में यहाँ 10 मंथ्स का टाइम दिया, मतलब आज एग्जीक्यूट की गई है विल तो 10 मंथ्स के अंदर ये बेबी बॉर्न हो जाना चाहिए। तो जहाँ पर लीगेटी की वजह से टेस्टेटर की डेथ हुई हो तो यहाँ पर चांसेस ये बनते हैं कि ए ने विल एग्जीक्यूट कराए और बी को मार दिया। तो ऐसी सिचुएशंस आजकल बहुत देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर लीगेटी की वजह से टेस्टेटर की डेथ हुई है तो ये गिफ्ट इनवैलिड होगा सुन्नी लॉ में हर सिचुएशन में। लेकिन शिया लॉ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर डेथ अनइंटेंशनली हुई है, अगर इंटेंशन नहीं था, बिना इंटेंशन के ही टेस्टेटर की डेथ हो गई है तो ये गिफ्ट वैलिड होगा। लेकिन सुन्नी लॉ में कोई भी सिचुएशन हो, चाहे इंटेंशन हो ना हो, नॉलेज हो ना हो, गिफ्ट इनवैलिड करार दिया गया है। सुन्नी लॉ कहता है बिक्वेस्ट कैन नॉट बी मेड इन फेवर ऑफ एन हेयर नॉट इवन 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन कंसेंटेड बाय। सुन्नी और शिया लॉ में ये फर्क है कि जो 1/3 लिमिट है कि 1/3 प्रॉपर्टी ही दी जा सकती है, तो शिया लॉ में वो 1/3 प्रॉपर्टी और वो 1/3 किसी भी इंसान की, हेयर नॉन हेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उस 1/3 के लिए किसी अदर हेयर का कंसेंट ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर 1/3 से एक्सीड कर रहा है, भले ही वो हेयर के केस में हो या नॉन हेयर, वहाँ पर कंसेंट चाहिए। लेकिन सुन्नी लॉ में क्या है, नो मतलब नो। अगर 1/3 शेयर भी एक ईयर के फेवर में देना है तो अदर ईयर जो हैं उनका कंसेंट ज़रूरी है, यानी 1/3 नहीं दे सकते बिना ईयर के कंसेंट में। लेकिन नॉन ईयर में आप 1/3 ईजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ लॉजिक ये है कि अगर 1/3 एक ईयर को मिल रहा है तो 2/3 में बाकी ईयर्स को मिलेगा। तो यहाँ सबका राइट इफेक्ट हो रहा है, सबको शेयर कम मिलेगा, यानी कि सबको इक्वल मिलना चाहिए, इसीलिए हर ईयर का कंसेंट ज़रूरी है। लेगेसी मस्ट बी एक्सेप्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो यहाँ लेगेसी कब ट्रांसफ़र होगी, वो जो प्रॉपर्टी लीगेटी को दी गई है विल के थ्रू वो ट्रांसफ़र होगी टेस्टेटर के मरने के बाद। लेकिन शिया लॉ में ये मरने के बाद भी और मरने के पहले भी। तो सुन्नी लॉ में जो कंसेंट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर कंसेंट चाहिए ईयर्स का, अगर एक ईयर के फेवर में ट्रांसफ़र करना है और या 1/3 से ज़्यादा देना है तो इसमें ईयर्स की कंसेंट चाहिए। तो ये कंसेंट आफ्टर द डेथ ही दी जाएगी, मतलब जब टेस्टेटर की डेथ हो गई है, लेगेसी ट्रांसफ़र करने का टाइम आया है, तब ये कंसेंट दिया जाएगा। और शिया लॉ में क्या होता है कि वो उसके मरने के बाद भी दे सकते हैं और मरने से पहले भी दे सकते हैं। सुन्नी लॉ में होता है इफ द लेगेटी डाइज बिफोर द टेस्टेटर द लेगेसी लैप्सेस। लेगेटी टेस्टेटर से पहले मर गया, ए ने बी के फेवर में विल एग्जीक्यूट की और बी की डेथ ए से पहले ही हो गई, तो ये लैप्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पर विल जो है वो फेल हो जाएगा। लेकिन शिया लॉ में यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। शिया लॉ कहता है इफ़ लेगेटी डाइज बिफोर द टेस्टेटर द लेगेसी विल लैप्स ओनली व्हेन ईदर द लेगेटी डाइज विदाउट लीविंग एन हेयर और वेयर द टेस्टेटर हिमसेल्फ रिवोक्स द विल। तो शिया लॉ में क्या होता है, ए ने बी के फेवर में एक विल एग्जीक्यूट की। अब दो सिचुएशंस है, पहला
कि इसका कोई ईयर नहीं है, मतलब ये इशूलेस मर गया, इसके बच्चे नहीं है, ईयर्स नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये लैप्स हो जाएगा। और दूसरी सिचुएशन ये है कि जो ए है वो खुद ही रिवोक कर दे। तो रिवोक कैसे करेगा? ए वही सेम प्रॉपर्टी दूसरे विल के थ्रू किसी और पर्सन के फेवर में दे दे, या वो प्रॉपर्टी सेल कर दे, या नॉर्मली वो रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे। अगर यहाँ पर टेस्टेटर रिवोक नहीं कर रहा है तो विल एज इट इज रहेगी। तो विल एग्जीक्यूट हो चुकी है, जो टेस्टेटर था उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद आता है मेन इशू, लेगेसी डिवाइड कैसे होगी। तो लेगेसी को डिवाइड करने के दो तरीके हैं, मतलब दो अलग अलग तरीके हैं सुन्नी और शिया लॉ में। तो अगर पर्सन ए ने बी के फेवर में एक विल एग्जीक्यूट की है, अगर उसने 1/3 एग्जीक्यूट किया है तो ये बी को मिल जाएगा। अगर 1/3 से ज़्यादा की है और उसके ईयर्स ने कंसेंट नहीं दिया है तो सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी ही बी को मिलेगी। ये दोनों ही शिया और सुन्नी लॉ के केस में है। लेकिन जहाँ पर ए ने एक से ज़्यादा लोगों के फेवर में विल एग्जीक्यूट की है तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अलग हो जाता है। जब भी यहाँ पर लिमिट एक्सीड करेगी, तो ये दो तरीके हैं जहाँ लिमिट एक्सीड कर रही है, क्योंकि जब 1/3 के अंदर ही इन तीनों का शेयर आ रहा है तो वहाँ जिस भी तरीके से विल में लिखा है वो तरीके से हम दे देंगे। लेकिन जब एक्सीड कर गया, 1/3 की जगह फुल प्रॉपर्टी दे दी थी, तो फुल प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी बिना कंसेंट के, और ईयर्स ने कंसेंट नहीं दिया तो 1/3 ही मिलेगी। तो जो 2-3 लोग थे, 2 या 3 या 4 जितने भी लोग थे, उनके फेवर में विल एग्जीक्यूट की गई है, अब उन्हें 1/3 में से ही मिलेगा। और 1/3 में से किस हिसाब से मिलेगा? इन 2 या 2 से ज़्यादा, 1 या 2 से ज़्यादा लोगों के फेवर में हो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से होता है। तो सुन्नी लॉ में क्या होता है? प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ अ सुन्नी मुस्लिम bequests his property in certain ratio which exceeds the limit of 1/3, तो यहाँ exceed कर रही है प्रॉपर्टी, then the abatement is done in the same ratio in which the property was distributed। तो जिस रेशियो में एक सुन्नी मुस्लिम ने प्रॉपर्टी विल में एग्जीक्यूट की थी, जिस रेशियो में कहा था, उसी में दे देंगे। जैसे कि ए ने प्रॉपर्टी बी, सी और डी के फेवर में 2:1:2 में किया था, तो सेम रेशियो में अब इसका 1/3 कर देंगे प्रॉपर्टी को, मतलब 1/3 जितना भी शेयर होता है उसमें से सेम रेशियो में दे देंगे। लेकिन शिया लॉ में क्या होता है? प्रेफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इम्प्लाइज दैट नो रिडक्शन विल बी डन इन द शेयर्स ऑफ द लेगेटिव्स। तो जिस तरीके से यहाँ शेयर को कम कर दिया और सेम प्रोपोर्शन में दे दिया, वो यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ किसी का भी शेयर रिड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि प्रेफरेंस पर देंगे। The preference is decided by the order in which the name of legatives is mentioned। तो जैसे A, B, C, तो A के बाद B का नाम है, B के बाद C का नाम है, तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी? पहले A को मिलेगी। The legatee whose name is mentioned first will get his full share, तो A को full share दे दिया in the will and remaining will be passed in the favor of the second legatee and so on। As soon as the 1/3 of the property is finished, the distribution comes to an end। तो A के फेवर में पहले देंगे, फिर B को जो बच गया वो देंगे, और B से भी बच गया तो C को देंगे। तो मान लेते हैं शिया लॉ में A, B, C इस सीक्वेंस में नाम लिखा गया, मतलब प्रेफरेंस A को दी गई है। अब इसके फेवर में देना था 10,000, इसको मिलना था 15,000 और सी को मिलना था 20,000। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस हो गई ए बी सी की। तो शिया लॉ के प्रेफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ए के फेवर में 10,000 जाना था, लेकिन ये जो 45 हो गया है, 45,000, ये मिलना था सिर्फ 30,000 में से। तो यहाँ पर सुन्नी लॉ होता तो जो शेयर में दिया है, रेशियो में दिया है, वो जाता है। लेकिन शिया में क्या करेंगे? प्रेफरेंशियल। अब इसको दे देंगे 10,000, इसको मिल गया
बचा कितना 20,000। बी को मिलना है 15,000, तो बी को 15,000 दे देंगे। अब भी हमारे पास 5,000 बच गया, तो वो 5,000 हम सी को दे देंगे। और अगर सी के लिए कुछ नहीं बचता, बी के पास ही ख़त्म हो जाता, तो सी को कुछ नहीं मिलता। टी इज़ अ मुस्लिम हु मेक्स अ विल इन फेवर ऑफ ए बी सी। तो 3 लोगों के फेवर में विल एग्जीक्यूट कर दी और ये इंसान मर गया। अब इसकी टेंशन खत्म। अब हमारी शुरू। अंडर द विल ही डायरेक्ट्स टू गिव ₹4,500 टू ए को बोला है 4,500 देने के लिए, बी को बोला है 3,000 देने के लिए और सी को बोला है 1,500 देने के लिए। एंड हिज प्रॉपर्टी अमाउंट्स टू 9,000। तो एक्सीड कर गई प्रॉपर्टी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी 9,000 की है, तो 9,000 का सिर्फ 1/3 ही प्रॉपर्टी बीक्विथेबल है, मतलब कि डिस्पोज की जा सकती है थ्रू विल। तो 1/3 देना है और 9,000 का 1/3 कितना हो गया 3,000। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि रेशियो क्या है। तो अगर हम देखें 4,500, 3,000 और 1,500, तो ये 3:2:1 का है। 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो ये 3:2:1 में है। तो सुन्नी लॉ में हम क्या करेंगे 3:2:1। ये रेशियो किस हिसाब से है ए बी सी, तो सेम रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब कितना 3,000, तो 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3/6, तो 3 दूनी 6, 15, तो 1,500 मिल गए ए को। सेम करेंगे हम बी के शेयर को, तो बी को मिल गया 1,000 और सी के लिए क्या बचा 500। तो ये शेयर ए बी और सी को मिलेगा अंडर सुन्नी लॉ। 1/3 दिया जाएगा, मतलब टोटल प्रॉपर्टी कितनी देनी है 3,000 ए बी और सी को। तो यहाँ प्रेफरेंस देखना है, तो पहले पर्सन को यहाँ कितना दिया है, इसने ए को दिया है 4,500, लेकिन हमें टोटल ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है 3,000। तो ए को कितना मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा 3,000 रुपीज़। तो ए को यहाँ 3,000 रुपीज़ मिल गया। बी के फेवर में क्या है कुछ नहीं, सी के फेवर में क्या है कुछ नहीं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये हो गया प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सुन्नी लॉ, और ये हो गया प्रेफरेंशियल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। S is a Muslim who executed a will under which the share of A is ₹2,000। तो A का शेयर 2,000 है, B का शेयर 1,000 है और C को उसने 1,000 ही दिया है और the total property is 9,000। तो यहाँ पर वो विल में दे सकता था सिर्फ 3,000, क्योंकि 9,000 का 1/3 कितना हो गया 3,000। तो सुन्नी लॉ में उसने क्या किया 2:1:1, 1,000 1,000 2,000, ये उसने दे दिया ए बी और सी को। तो अब सेम रेशियो में हम प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देंगे ए बी और सी में अंडर सुन्नी लॉ, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल है। 3,000 में से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ शेयर कितने हो गए टोटल 4, ठीक है। और पहला शेयर किसे देना है ए को, इसका शेयर कितना है 2, 15, तो एक हो गया मिल गया 1,500। तो और बी और सी को कितना मिलेगा 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 4। तो 750 मिलेगा बी को, 750 मिल जाएगा सी को। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं शिया लॉ के अंदर प्रेफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा। तो ए बी और सी, ए को कितना देना था 2,000, तो यहाँ 3,000 लिमिट है, तो ए को हमने दिया 2,000। अब हमारे पास बच गया 1,000, तो 1,000 हम दे देंगे बी को
तो यहाँ पर सारा अमाउंट खत्म हो गया जितना देना था। सी को क्या मिला? कुछ नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेस्टेटर मेक्स अ विल इन फेवर ऑफ हिज डॉटर गिविंग हर 50,000 and his friend giving him 50,000. His total assets amounted 2 lakh. The heirs did not confirm the bequest. After deducting his funeral expenses, the net asset came to rupees 1,80,000. तो normally funeral expenses और जो डेट वगैरह होता है वो सब हटाने के बाद जो अमाउंट, जो नेट एसेट बचता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर नेट एसेट क्या है? 1,80,000। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन 1,80,000 का होगा, यहाँ 2 लाख का नहीं होगा। तो ये वैल्यू हमारे लिए अभी किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें। पहला कि फेवर में, किसके फेवर में किया गया है? पहला डॉटर एक ईयर है, मतलब एक इंसान जो कि ईयर है प्लस एक स्ट्रेंजर। तो ये 2 लोगों के फेवर में किया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंसेंट नहीं मिला है। बाकी ईयर्स ने इस चीज के लिए कंसेंट नहीं दिया है। तो अब इसके कैलकुलेशन शुरू करते हैं हम। तो यहाँ रेशियो क्या है? 50,000 मतलब कि डॉटर और फ्रेंड दोनों को ही सेम रेशियो मिलना था, मतलब इक्वल रेशियो मिलना था। और शिया लॉ के हिसाब से हमें बस देखना है कि अमाउंट कितना मिला था। तो डॉटर और फ्रेंड 50,000। तो 1/3 ऑफ टोटल प्रॉपर्टी ही bequeathable है और 1/3 1,80,000 का क्या है? 60,000। तो यहाँ टोटल प्रॉपर्टी 60,000 ही विल के थ्रू जा सकती है। तो सुन्नी लॉ में एक ईयर को भी अगर देना है तो कंसेंट ज़रूरी है, चाहे वो 1/3 ही क्यों ना हो। तो यहाँ कंसेंट मिला ही नहीं है। एक तो यहाँ पर प्रॉपर्टी 1/3 से ज़्यादा एक्सीड हो गई क्योंकि यहाँ पर हाफ से भी ज़्यादा दे दिया, और दूसरा कंसेंट ही नहीं मिला। अब कंसेंट नहीं मिला तो हेयर को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हेयर के लिए कंसेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो हेयर को तो बिना कंसेंट के दिया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है कि जो हेयर है उसके फेवर में जो विल था वो कैंसिल हो गया, उसको कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसे? सिर्फ स्ट्रेंजर को अंडर सुन्नी लॉ। तो यहाँ जो स्ट्रेंजर है, फ्रेंड, जो फ्रेंड है उसको कितना मिलेगा? 1/3। तो यहाँ पर इसे 50,000 मिलना था, लेकिन प्रॉपर्टी का 1/3 कितना है? 60,000। तो यहाँ 60,000 नहीं देंगे, जितना विल में लिखा गया था सिर्फ उतना ही देंगे। तो फ्रेंड को मिला 50,000 और डॉटर को क्या मिला? 0। डॉटर को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि कंसेंट बाकी ईयर्स का नहीं मिला था और डॉटर एक ईयर है। और शिया लॉ में हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। शिया लॉ के अंडर क्या होता है? 1/3 प्रॉपर्टी विल में किसी को भी दी जा सकती है, चाहे वो ईयर हो या नॉन ईयर हो। तो यहाँ पर दोनों को ही दे दी गई है और 1/3 की लिमिट तक ईयर को दी जा सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर ईयर्स। तो ये नॉर्मल है। यहाँ पर ईयर का जो शेयर है वो उसे मिलेगा। सुन्नी लॉ की तरह यहाँ पर कैंसिल कुछ नहीं हुआ है, तो दोनों को ही मिलेगा क्योंकि ईयर को भी मिलेगा और नॉन ईयर को भी मिलेगा। तो लॉ क्या कहता है? सुन्नी लॉ कहता है कि प्रोपोर्शन में बांट दो, शिया लॉ कहता है प्रेफरेंस में बांट दो। अब यहाँ पर अमाउंट देना है 60,000 और डॉटर के फेवर में अगर डॉटर का नाम पहले दिया गया है विल में तो डॉटर को पूरा 50,000 मिल जाएगा, लेकिन जो फ्रेंड था अब उसे बचा हुआ मिलेगा। 50,000 डॉटर को देने के बाद 10,000 बचा और वो 10,000 यहाँ फ्रेंड को चला जाएगा। तो दोनों का फर्क देख सकते हैं कि सुन्नी लॉ में डॉटर को कुछ नहीं मिला, फ्रेंड को पूरा शेयर मिल गया, और शिया लॉ में डॉटर को पूरा शेयर मिल गया, लेकिन जो bequeathable प्रॉपर्टी थी वो एक्सीड कर रही थी, इसलिए फ्रेंड को सिर्फ 10,000 मिला। जितना बचा प्रेफरेंस के हिसाब से उतना ही मिला। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है bequest ऑफ एग्जैक्ट 1/3 एप्लीकेबल है
अब मान ले एक इंसान को पता था कि 1/3 दे सकते हैं, उसने क्या किया, 3 लोगों को 1/3 1/3 1/3 दे दिया। तो अब ये तो वैलिड नहीं माना जाएगा क्योंकि टोटल 1/3 देना था। तो इस सिचुएशन में लॉ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। Tita is leaving behind net assets 1,80,000 and a legacy under which he gives 60,000 each to A, B, C। तो टी जो है उसकी डेथ हो गई, उसने एक विल छोड़ी, उसके हिसाब से जो लेगेसी है वो ए बी सी को 60,000 मिल जानी चाहिए। तो अब सुन्नी लॉ में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट देंगे। तो ए बी सी सेम रेशियो था, 1/3 1/3 1/3, मतलब 1/3 हिस्सा तीनों को मिल जाना है। टोटल देना कितना है अमाउंट, सिर्फ 60,000। तो 60,000 का 1/3 कितना हो गया, 20,000। तो यहाँ ए बी सी तीनों को ही 20,000 मिल जाएगा, ए को भी, बी को भी, सी को भी, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट दिया। शिया लॉ के हिसाब से प्रेफरेंस पे बांटना है, लेकिन जहाँ पर 1/3 एग्जैक्ट 1/3 दिया गया हो टू 2 और मोर, जरूरी नहीं 3 ही लोगों को देना है, 2 इंसानों को भी 1/3 1/3 दिया जा सकता है। तो जहाँ पर एग्जैक्ट 1/3 दिया गया है वहाँ प्रेफरेंस चेंज हो जाता है, ए बी सी। शिया लॉ कहता है जैसे ही विल के अंदर बी का नाम आया वहाँ ए का राइट खत्म हो गया। ये सिर्फ उस सिचुएशन में जहाँ 1/3 देना है, 1/3 हर बंदे को देना है। जहाँ पर 1/3 एग्जैक्ट 1/3 नहीं दिया जा रहा है वहाँ पर तो प्रेफरेंस देंगे, जिसका नाम पहले है उसे दे देंगे। लेकिन जब 1/3 आएगा तो दूसरे का नाम आते ही पहले का नाम कट जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, तीसरे का नाम आते ही दूसरे का कट जाएगा। तो शिया लॉ के हिसाब से जहाँ एग्जैक्ट शेयर देना है उसमें जो लास्ट बंदा है, आखिरी इंसान जिसके फेवर में 1/3 दिया गया है उसे मिलेगा। तो शिया लॉ के अंदर 60,000 रुपीज़ सी को मिल जाएंगे, ए और बी को कुछ नहीं मिलेगा। सुन्नी लॉ के हिसाब से ए बी सी तीनों को ही प्रोपोर्शनली बांट देंगे। तो आपको कौन सा लॉ ज़्यादा बेटर लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इनहेरिटेंस राइट कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।